एक लड़का जो कि बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज था, बचपन में ही बड़े बड़े सपने ही नहीं देखता है बल्कि बचपन में ही सोच लेता है कि एक दिन वो अपने चाहत के अनुसार नौकरी करेगा। पढ़ लिख कर जब वो बड़ा होता है, आखिरकार एक दिन अपने चाहत के अनुसार ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी ले लेता है। नौकरी जब मिल जाती है, कुछ साल के बाद शादी भी कर लेता है। लेकिन शादी के मात्र अभी 9 महीने गुजरा ही था कि अचानक एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये दरअसल घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की एक जिला पड़ता है भिंड, और इसी भिंड का एक थाना पड़ता है गोहद चौराहा। गोहद चौराहा के थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है कोटपरसा, और इसी कोटपरसा इलाका के रहने वाला रघु सिंह भदौरिया, पत्नी का नाम सुमन। रघु सिंह के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा करण। करण जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो विजयवाड़ा शहर में एक बहुत बढ़िया प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। करण को जब नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से रघु सिंह अपने बेटे की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है, और रघु सिंह की यह तलाश भी बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। अब फिर उसे राधा मिल जाती है। राधा जो इटावा शहर के रहने वाली है। राधा के पिता का नाम महेंद्र सिंह, मां का नाम संध्या देवी। रघु सिंह जब राधा को जब देखता तो उसे पसंद ही नहीं आती, बल्कि अपने बेटे की शादी 9 मई 2022 को तय कर देता है। आखिरकार करण 9 मई 2022 को राधा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, और फिर अपनी पत्नी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। कुछ दिन के बाद करण अपने ड्यूटी पे चला जाता है, और हर 15 दिन पर छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है और अपने परिवार के साथ समय गुजारने लगता है। 11 मई 2023 को करण विजयवाड़ा से ग्वालियर के लिए ट्रेन पकड़ता है अपने घर आने के लिए। 12 बजे के आसपास जब ग्वालियर स्टेशन पे पहुंचता है तो अपने पिता के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि मैं ग्वालियर स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, 2 घंटे के अंदर ही मैं घर आ जाऊंगा। शाम के 4 बज जाता है, लेकिन करण घर पे नहीं पहुंचता है। जब शाम के 4 बज जाता है, करण अपने घर पे नहीं पहुंचता है, तो करण के पिता उसके नंबर पे फोन करते हैं, लेकिन करण का नंबर अब स्विच ऑफ बताने लगता है। 4 से 6 बज जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी करण का मोबाइल ऑन नहीं होता है। इस बात से करण के पिता काफी परेशान हो उठते हैं और अपने बड़े बेटे अर्जुन से बताते हैं। उसके बाद से रघु सिंह और उसका बड़ा बेटा अर्जुन, उनके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार होते हैं, उन सब के नंबर पे फोन करते हैं और करण के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन करण के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह 12 तारीख को अपने जब करण घर वापस नहीं आता है, तो अगले दिन सुबह सुबह ही रघु सिंह अपने बड़े बेटे थाने में लेकर जाता है और करण का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जब करण के बारे में इसके पिता से पूछताछ करती है, तो रघु सिंह करण की पूरी कहानी पुलिस वाले को बता देता है। पुलिस रघु सिंह को तसल्ली देते हुए कहती है कि हम बहुत जल्द ही आपके लड़के को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद से पुलिस भी करण के हर जगह पे तलाश करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 2 दिन का वक्त और गुजर जाता है, लेकिन करण का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस करण का मोबाइल भी सर्विलांस पर डाल देती है, लेकिन करण का मोबाइल कभी ऑन ही नहीं होता। इसीलिए पुलिस अब करण को ढूंढने के लिए करण के मोबाइल के सीडीआर के साथ साथ उसकी पत्नी के मोबाइल के नंबर का भी सीडीआर निकालता है। पुलिस जब दोनों के सीडीआर जब चेक करती है, तो राधा के सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो और परेशान हो उठते हैं। दरअसल राधा के सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर राधा ने पिछले 9 महीनों में 12,975 बार लगभग कॉल किया था। पुलिस जब उस नंबर के जब डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अनुराग के नाम पे रजिस्टर्ड है। अनुराग चौहान, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो चतुर्वेदी नगर के रहने वाला है। पुलिस जब अनुराग के बारे में करण के पिता से पूछताछ करती है, तो करण के पिता कहता है कि साहब, मैं किसी अनुराग के बारे में नहीं जानता हूं। पुलिस जब अनुराग के पिता से पूछताछ करती है कि क्या आपका कोई रिश्तेदार चतुर्वेदी नगर में रहता है, तो करण के पिता कहता है कि मेरे बहू का मौसी चतुर्वेदी में रहती। पुलिस को अब लगता है कि शायद अब करण के बारे में मालूम होने वाला है। पुलिस अपने टीम को अनुराग के घर पे भेजती है। अनुराग को अपने कस्टडी में लेकर सीधे थाने पहुंच जाती है और फिर अनुराग से करण के बारे में पूछताछ करती है। तो अनुराग कहता है कि साहब, मैं किसी करण को नहीं जानता हूं,
अनुराग जैसे इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है तो पुलिस अब राधा के मोबाइल सीडीआर को अनुराग के सामने रखती है और फिर अनुराग से पूछती है कि तुम्हारा राधा के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि पिछले 9 महीने में तुमने 12,975 बार राधा से लगभग बातचीत किया है। पुलिस जब सारी डिटेल्स अनुराग के सामने रखकर जब पूछताछ करती है, अब अनुराग के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार वो मजबूर होकर अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। अनुराग कहता है कि साहब मैं 11 मई को ही करण की हत्या कर दी गई। लेकिन अनुराग जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनुराग जो कि चतुर्वेदी नगर के रहने वाला है, अनुराग के पिता का नाम समर सिंह, अनुराग जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अनुराग के ही पड़ोस में रहने वाली राधा की मौसी रेखा के पति इस साल बहुत साल पहले उनके पति को देहांत हो चुका है। रेखा अकेले ही रहती है, इसीलिए अपने बहन की बेटी राधा को अपने पास ही रखती है और वहीं रखकर राधा की पढ़ाई कराती है। राधा जब अपने मौसी के यहाँ रहती है उस वक्त बीए की पढ़ाई कर रही होती है। इसी दौरान ही राधा और अनुराग की मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत होता है और दरअसल अनुराग के घर वाले और राधा के मौसी के घर परिवार के वाले दोनों के अच्छा तालमेल होता है, इसीलिए दोनों घर परिवार वाले एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। इधर राधा भी जब बीए की पढ़ाई करती है उस समय अनुराग उसके काफी हेल्प करता है। राधा और अनुराग के दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते राधा और अनुराग में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद से अनुराग राधा से मिलने के लिए उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन अनुराग राधा से उसके घर पे मिलने के लिए तब जाता है जब उसकी मौसी घर पे नहीं होती है। दोनों के प्यार का परवान जब चढ़ता है, दोनों शादी करने का जब फैसला करते हैं, लेकिन अनुराग राधा से कहता है कि मैं तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकता हूं जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 4 सालों तक चलता है, लेकिन 4 सालों बाद आखिरकार एक दिन राधा की मौसी को सच्चाई पता चल जाता है। राधा की मौसी को जैसे ही सच्चाई पता चलता है उसे चिंता सताने लगता है कि इससे पहले कि लड़की कोई गलत कदम उठा ले, अपनी बहन और जीजा को वो क्या मुंह दिखाएगी। राधा की मौसी ये सारी सच्चाई राधा की मां से बता देती है। राधा की मां को जब पूरी सच्चाई पता चलता कि बगल के रहने वाले अनुराग से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, राधा की मां उसे वापस अपने घर बुला लेती है। वो साथ ही साथ इस बात की सारी सच्चाई अपने पति से भी बता देती है और अपने पति से कहती है कि राधा की जल्द से जल्द कहीं शादी करा दिया जाए। इधर राधा के पिता भी एक लड़के की तलाश करते हैं, तभी इसी बीच रघु सिंह अपने बेटे की रिश्ता लेकर राधा के घर पे पहुंच जाता है और फिर 9 मई 2022 को शादी तय कर दी जाती है। जब ये रिश्ता तय किया जाता है, राधा इस शादी को करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन इस शादी का विरोध भी नहीं कर पाती है। इसीलिए शादी से 3 दिन पहले राधा अनुराग के नंबर पे फोन करती है और उससे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। अनुराग और राधा जब एक दूसरे के से मुलाकात करते हैं तो राधा अपने शादी के बारे में अनुराग से बताती है, कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर करण से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुमको ही अपना पति मान लिया। बेहतर है कि अभी 3 दिन का समय है, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। राधा जैसे ही इस तरह की बातें अनुराग से कहती है, अनुराग राधा को फिर से वही जवाब देता है कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें शादी भगा कर किया तो मेरे माता पिता जायदाद से बेदखल कर देंगे। अनुराग जैसे ही इस तरह की बातें राधा से कहता है तो राधा उसके गुस्से में आ जाता है और कहती है कि तुम्हारा जायदाद मेरे प्यार से बढ़कर है। अनुराग उससे काफी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। आखिरकार राधा वहां से गुस्से में वापस घर आ जाती है। 9 मई को करण से शादी कर अपने ससुराल चली जाती है। राधा शादी करके अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन अनुराग को कभी भूल ही नहीं पाती है। शादी के बाद भी अक्सर अनुराग से फोन पर बात किया करती है। करण को कभी अपना पति मानती ही नहीं थी। हालांकि राधा के इस प्यार के बारे में करण को बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। देखते ही देखते लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है। इधर राधा करण को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। एक दिन राधा फिर से अनुराग के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मैं करण के साथ अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। राधा जैसे इस तरह की बातें अनुराग से कहती है, अनुराग भी राधा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अनुराग राधा से कहता है कि तुम्हारे पति के रहते हुए अगर हमने शादी कर लिया तो हम कभी भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। अनुराग जैसे ही इस तरह की बातें राधा से कहता है, राधा थोड़ा समय लेती है।
एक दिन फोन करके अनुराग से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना तुम मेरे पति को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, उसके बाद हम इस सुकून से जिंदगी अपना व्यतीत कर सकते हैं। राधा जैसे इस तरह की बातें अनुराग से कहती है तो अनुराग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो तुम्हारे पति को जानता भी नहीं हूं। राधा कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को मेरे पति का जन्मदिन है। मैं अपने पति को घर पे बुलाती हूँ, जैसे ही वो घर के लिए रवाना होंगे तुम रास्ते में ही उसका काम तमाम कर देना। राधा जब पूरे अपने प्लान के बारे में अनुराग से बताती है, अनुराग भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। राधा 8 फरवरी को 2023 को अपने पति के नंबर पर फोन करती है और बड़े प्यार से कहती है कि इस बार उनका जन्मदिन मैं चाहती हूँ घर पे मनाया जाए, आप घर पे आ जाए। राधा जैसे इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, करण भी अपने पत्नी के प्यार में इस कदर से उतावला होता है कि विजयवाड़ा से ग्वालियर के लिए 11 फरवरी 2023 को ट्रेन पकड़ के पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन पकड़ के पहुंचता है, उससे पहले ही अनुराग अपने षड्यंत्र के तहत अपने एक दोस्त करण तोमर को बाइक के साथ स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां से करण तोमर को वापस भेज देता है। स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लेता है और वहीं पे करण का इंतजार करने लगता है। करण जब ट्रेन से बाहर निकलता है, स्टेशन से बाहर आने के बाद बस पकड़ लेता है, लेकिन करण जिस बस को पकड़ता है उसी बस में अनुराग भी चढ़ जाता है। अपने प्लान के तहत रास्ते में ही करण से बातचीत के भी करता है और बल्कि उससे दोस्ती भी कर लेता है बातचीत के जरिए, और कहता है जहां पे तुम जाने वाले हो दरअसल मुझे भी वहीं पे जाना है। मेरे दो दोस्त वहां पे 4 व्हीलर लेकर के इंतजार कर रहे हैं, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक भी छोड़ देता हूँ। अनुराग इस तरह से करण से बातचीत करता है कि करण भी अनुराग की बातों में आ जाता है। जैसे ही बस से दोनों उतरते हैं, वहां पे पहले से ही अनुराग के दो दोस्त किशन और शैलेंद्र 4 व्हीलर लेकर के इंतजार कर रहे होते। करण और अनुराग उस 4 व्हीलर में जाकर बैठ जाते हैं। किशन ड्राइविंग करने लगता है और उसके बगल में ही करण बैठ जाता है। शैलेंद्र और अनुराग पिछली सीट पे बैठ जाता है। जैसे गाड़ी वहां से रवाना होती है, जैसे सुनसान जगह पे पहुंचती है, अनुराग अपने षड्यंत्र के तहत करण के गले में गमछा लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक करण की सांसें रुक न जाती। जैसे ही करण इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उसके बाद से करण की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, झाड़ी में ले जा करके गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं और उसके डेड बॉडी पे छिड़क कर जला देते हैं। उसके बाद से वहीं पे करण का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं। वहां से तीनों वापस अपने घर चलाते हैं। अगले तीनों अपने फिर से वहीं पे जाते हैं, देखते हैं कि करण के अर्धली डेड बॉडी वहां पे पड़ा हुआ। तीनों करण की डेड बॉडी को उठाकर एक बोरी में भर लेते हैं और फिर उससे ले जाकर के चंबल नदी में जाकर फेंक देते हैं। उसके बाद से अनुराग राधा के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट चुका है। वाकई में अनुराग जब इस पूरी कहानी पुलिस वाले को बताता है, पुलिस अनुराग के ही तहरीर पे राधा को अपने कस्टडी में ले लेता है। साथ ही साथ अनुराग के तीनों दोस्त करण, किशन और शैलेंद्र तीनों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है। ये पूरी घटना पे आप क्या सोचते हैं, इसको राय आप कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।